फिक्र की शुरुआत पॉलिटिकल फाइल से। देश में आज राजनीतिक बहस के दो ट्रेंडिंग कोडवर्ड हैं, पैलेट गन और वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत पर सियासी शोर के बीच अचानक छर्रे वाली गन की एंट्री हो गई है। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद लगभग 8 दिन बाद आज फिर से पैलेट गन एपिसेंटर रहा है। आज भी इसकी चर्चा राहुल गांधी की वजह से ही हो रही है। संसद से सड़क तक वो इसे लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है। पूरे संसद सत्र में यह मुद्दा सबसे बड़ा रहा। सदन ठीक से नहीं चल पाई, कांग्रेस इसे हथियार बना चुकी है। अब इसमें एफआईआर और धरने वाला पेच फंस गया है, वो भी 8 दिन के बाद। हालांकि राहुल प्रियंका के धरने के 5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इससे पहले दिल्ली में आज काफी कुछ होता है, काफी ड्रामा होता है, थिएट्रिक्स होते हैं, जिस पर फिक्र की पूरी फाइल तैयार है। वैसे आज भी ऐसा लग रहा था कि वंदे मातरम पर राजनीतिक विभाजन का नया अध्याय शुरू हो सकता है कि अचानक दिल्ली के संसद मार्ग थाने से ब्रेकिंग न्यूज और वीडियोज आने लगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आते ही पूरे पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई। आला अफसर अलर्ट हो गए। राहुल प्रियंका अकेले नहीं आए थे, उनके साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल, उनका परिवार और वकील भी थे। साहिल के साथ राहुल अंदर गए, पुलिस से जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की जानकारी मांगी। दावा यह है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होने के चलते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए। पुलिस स्टेशन पर नारेबाजी शुरू हो गई। संसद मार्ग थाना परिसर लोगों से खचाखच भर गया। रैपिड एक्शन फोर्स की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई। लेकिन राहुल प्रियंका का यह धरना यूं ही शुरू नहीं हुआ, इससे पहले काफी कुछ हो चुका था। थाने के चक्कर लगाए जा चुके थे। एक एक कड़ियों को जोड़कर आपको समझाते हैं कि आखिर राहुल और प्रियंका का यह रूप आज क्यों सामने आया। देखिए, 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप। इस गन से निकले छर्रों ने साहिल को घायल किया। उन्हीं के साथ राहुल गांधी पहले कैनॉट प्लेस थाने गए, इसके बाद वो संसद मार्ग थाने आते। यहां उन्होंने जॉइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद और डीसीपी सचिन शर्मा से बातचीत की। उनका मकसद यह पता लगाना था कि जांच किस स्टेज पर है और अब तक क्या नतीजे सामने आए। इसी दौरान साहिल की शिकायत पर चर्चा होती है। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। इस पर उनसे कहा गया कि शिकायत ले ली गई है, इस पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर जांच होगी। तो पुलिस ने राहुल गांधी को बताया कि सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, यह शिकायत भी उनको भेजी जाएगी। थानों का चक्कर लगाते लगाते राहुल का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से डायरेक्ट सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने का। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस से सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाइए। हम मेरे शुक्र चलो बड़ा जितना दौड़ाना है। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it. Sir, okay. Let's do. I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. राहुल गांधी एफआईआर पर अड़े रहे, वो बाहर आए, मीडिया से बात की, एम्स की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके शरीर में कितने छर्रे हैं। राहुल के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, लेकिन अगर आपने नहीं चलाए तो ये छर्रे किसी ने तो चलाए होंगे।
अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि 20 जुलाई को कैनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। सबूत के तौर पर उन्होंने एक डब्बा दिखाया, उससे कुछ छर्रे निकालकर मीडिया को दिखाए। उन्होंने दावा किया कि ये छर्रे पैलेट गन के हैं जो साहिल के शरीर से निकाले गए थे। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साहिल के शरीर पर पैलेट गन के जख्म भी मीडिया को दिखाए। ये बताने की कोशिश की कि 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले में वो साहिल की एफआईआर लिखवाने पर अड़े हुए थे और जब पुलिस ने आनाकानी की तो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो गई। दोपहर 12:30 बजे धरना शुरू होता है। उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी संसद मार्ग थाने में धरना देने बैठ जाते हैं। साहिल और उसका परिवार भी वहीं बैठ गया। नारेबाजी होने लगी। थाने में सांकेतिक रूप से चरखा चलाया जाने लगा। रघुपति राघव राजा राम का भजन होने लगा। दिन भर चले धरने के बाद शाम 5:30 बजे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो पाई। इससे पहले राहुल ने क्या क्या आरोप लगाए, आइए देखते हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। जरा ध्यान दीजिए, कल इस शो में इस वक्त तक हम क्या बात कर रहे थे? वंदे मातरम। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में जो फैसला हुआ उस पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं? ये क्या देश का अपमान है या देश के साथ क्या किया जा रहा है? वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही थी। और आज क्या हो रहा है? पैलेट गन। जो देश के पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति अब टेस्ट मैच के बजाय T20 हो गई है। हर ओवर में कुछ ना कुछ एडवेंचरस, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता। खैर, राहुल प्रियंका के धरने की खबर बीजेपी हेडक्वार्टर तक भी पहुंची। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मैदान में उतरे। उन्होंने राहुल के धरने को वंदे मातरम से ध्यान भटकाने वाला बताया, तो कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर
जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर हुई राजनीति और धरना प्रदर्शन के बाद बैलेट मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष को एफआईआर की कॉपी मिल गई है, तब जाकर राहुल गांधी थाने से बाहर आए। खुद डीसीपी ने संसद मार्ग थाने में पीड़ित पक्ष को एफआईआर की कॉपी सौंपी। उन्होंने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव को एफआईआर का आदेश देना पड़ा, तब जाकर मुकदमा दर्ज हो पाया। राहुल ने इसे न्याय की तरफ पहला कदम बताया। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने नौजवानों और उनके सवालों से कैसे निपटता है। यदि छात्रों पर गोलियां और पैलेट बरसाए जाएंगे तो देश में भय और अविश्वास का माहौल पैदा होगा। छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश का सामूहिक दायित्व होना चाहिए। पैलेट जैसे गंभीर मामलों में 7 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद एफआईआर का दर्ज होना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब इसके लिए नेता विपक्ष को खुद मैदान में उतरना पड़े। एफआईआर तो हो गई, लेकिन विपक्ष आज भी ये सवाल पूछ रहा है कि पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी। एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी अपनी राजनीतिक शैली बदल रहे हैं? क्या धरना प्रदर्शन उनकी राजनीतिक पहचान बनने जा रही है? क्या वो इस तर्ज पर सरकार के नैरेटिव का काउंटर करेंगे? सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की फिक्र बढ़ाने वाली एक नहीं, कई वीडियो फाइल हमारे पास है। ये पहले एक बार तस्वीरें देखिए। अब आप थोड़ा सा इसका एम्बियंस अब करिएगा, फुल फ्रेम पर अगर हो पाए तो तस्वीरें दिखाइए। जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में सुबह करीब 10 बजे सीजेपी पहले ये देखिए आप, ओहो, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, ये अराजकता है। कहानी मैं आपको बताता हूं। जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में सुबह करीब 10 बजे सीजेपी वर्कर्स के साथ मारपीट हुई है। उनमें से कईयों को दौड़ा कर पीटा गया। सीजेपी की इस टीम में सह संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका भी थे। उनको भी पीछे से मार पड़ी है, उनको कवर करके लोग ले गए। लेकिन ये क्या हो रहा है देखिए जरा। गांव वालों ने इन सब का विरोध शुरू कर दिया। गांव के अंदर प्रवेश करते ही सीजेपी टीम को रोका। इस हंगामे की शुरुआत बहस से हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट में यह मामला तब्दील हो गया। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। आज ऐसा क्या था? आज ही क्या था ऐसा? आज ऐसा क्या था? आज ही क्यों आया हो? 50 साल में तो कोई आया नहीं देखने इसको। गांव वालों का प्रदर्शन उग्र होता देख सीजेपी के लोगों को वहां से पीछे हटना पड़ा, लेकिन ग्रुप में शामिल सीजेपी के लोगों को थप्पड़ मारे गए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। भागते हुए कुछ लोगों को गांव वालों ने पकड़ लिया, जमीन पर गिराकर पीटने लगे। गांव वालों ने उनका अंत तक पीछा किया, आखिरी मोड़ तक उनको खदेड़ा गया। सीजेपी की टीम में कुछ महिलाएं भी थी। रांका का आरोप है उन महिलाओं पर भी अटैक हुआ है। बाहर निकलते समय उन पर मिट्टी और कीचड़ फेंका गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि गांव वालों के इस हमले में उनके एक वर्कर का हाथ टूट गया है, जबकि कुछ और लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आशुतोष रांका ने दोषियों के खिलाफ 48 घंटे में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा किए जाने की चेतावनी दी है, जबकि गांव के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सीजेपी के कार्यकर्ता हथियार लेकर आए थे। गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए।
आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। बीजेपी वाले पहले आए थे 2-4 आदमी, तो हमने चेतावनी दी भाई हमारे गांव में आपका विरोध है भरपूर, या किसी पार्टी को अलाउ नहीं है यहाँ पे, और खासतौर देश विरोधी नारा लगाने वाले को तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वापस वो चले गए, 2 घंटे बाद में हथियारों के साथ में सीजीपी वाले यह गांव में एंट्री करने की कोशिश की। बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है। जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। अब इस कहानी की बैक स्टोरी हम आपको बताते हैं। सीजेपी के साथ हुई इस मारपीट के पीछे की पूरी कहानी। जयपुर से हमारे सहयोगी ध्वज आर्या ने यह पूरी डिटेलिंग की है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम आज जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में एक प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची। यह स्कूल रामपुरा कंवरपुरा ग्राम पंचायत में आता है, जो पूरी तरह से जर्जर है। साल भर पहले झालावाड़ में हुए हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया था। बिल्डिंग को बैरिकेड करके लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इस स्कूल को करीब 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया। दूर होने की वजह से बच्चे वहां नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से गांव के ही सत्यनारायण शर्मा ने अपने तबेले को स्कूल चलाने के लिए दे दिया। यहां रात को गाय और भैंस बांधी जाती है, जानवरों का चारा यहां स्टॉक करके रखा जाता है। यही टूटे फूटे टीन शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। 2 महिला टीचर भी यहां नियुक्त की गई हैं। गांव के गरीब परिवारों के बच्चे तबेले में टीन शेड के नीचे दुर्गंध और गंदगी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि वो इसी बदहाली को उजागर करने के लिए वहां गई हुई थी, लेकिन उन पर हमला हुआ। सीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमला स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा के समर्थकों ने किया। गांव वालों की भीड़ में अपने लोगों को भेजकर यह हमला कराया गया। हमारे सहयोगी ध्वज के मुताबिक इन आरोपों को थोड़ा बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि जर्जर स्कूल बिल्डिंग में विधायक के कई पोस्टर आज ही चस्पा किए गए। इन पोस्टर पर लिखा है, विधायक ने स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए 12 लाख रुपए की रकम जारी किए जाने की सिफारिश की है। दूसरी तरफ जिस तबेले में स्कूल चल रहा है वहां सीजेपी कार्यकर्ताओं के हटते ही एक बैनर भी लगा दिया गया, जिस पर आशुतोष रांका से कुछ सवाल पूछे गए। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दी पोस्टर किसने तैयार किया, वो प्रिंट कैसे हुआ, और तबेले में चल रहे कथित स्कूल के गेट के अंदर और बाहर इन्हें लगाने की इजाजत किसने दी। बता दें कि यह बैनर राजस्थान के गुमनाम शिक्षक की तरफ से लगाया गया है, जबकि गांव वालों का आरोप है कि वो अपने स्कूल के मामले में राजनीति नहीं चाहते। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग यहां राजनीति करने के लिए आ रहे थे, इसीलिए विरोध करके उन्हें भगाया गया। वैसे आज हंगामे के बाद जिला शिक्षा अधिकारी गिरिराज परीख भी मौके पर पहुंचे। TV9 की टीम ने जब उनसे तबेले में चल रहे स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। वहीं आज की इस घटना में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट तो देखना जरूरी है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो स्कूल है जो कि चल रहा है ये तबेले में चल रहा है। ये ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसे जो है तबेले में चलाया हुआ है क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में। देखिए, सबसे पहले स्कूल को मैं इसको बाहर से ही दिखाना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से जो कानून बना हुआ है उस कानून के तहत यहाँ बिना प्रिंसिपल की अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। ये देखिए, ये जो स्कूल है ये जर्जर अवस्था में है और स्कूल के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है। देखिए आप कि आदेशानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा का भवन पूर्णतः जर्जर है, प्रवेश इसमें निषेध है। हमारे को सूचना मिली भाई ऐसे सीजेपी वाले आ रहे हैं, हमने सुबह अवगत करा दिया आपके मीडिया के माध्यम से, भाई यहाँ नहीं आए, हमारा बजट पास हो गया है, स्कूल हमारे गाँव वालों ने दिया है, ये कोई तबेला नहीं है। पर ये क्या है, राजनीतिक सेकते हैं अपना नाम रोशन करने के लिए है। ग्रामीणों को तो ये फंसा रहे हैं, मारपीट की, कुछ भी मारपीट नहीं की हमने। हो सकता है उनके गुंडे उन्होंने ऐसे माहौल बना दिया हो। ये तबेला नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमने गांव वाले खुद कह रहे हैं तबेला है ये। बच्चे यहाँ कब तक बैठेंगे, कब तक? बहुत जल्दी की व्यवस्था कर देंगे हम। कितनी जल्दी?
अब तारीख तो मैं कैसे बता दूं आपको। ये केवल इसलिए शिफ्ट किया है कि जर्जर भवन में कोई बच्चे के साथ दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए जो भी सेफ जगह है बच्चा वहां पर बैठ करके पढ़ ले, इसलिए किया है ये। अच्छा, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, ये आंकड़ा है कि करीब ये एडीआर की रिपोर्ट है जो कहती है इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख रुपए एक्सपेंडिचर सेट किया है एमएलए को अपनी कन्वेंसिंग के लिए, जब वो एमएलए का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, राइट। अब आप सच सच बताइए, 40 लाख होता होगा, ज़्यादा होता होगा? अब आप पूछेंगे उसका इससे क्या ताल्लुक है। 12 लाख के लिए एक एमएलए को जो कि जीत चुका है उसको परमिशंस लेनी पड़ रही है, और बच्चे तबेले में पढ़ रहे हैं। भूल जाइए कॉकरोच जनता पार्टी, बच्चे तबेले में पढ़ रहे हैं और इनके पास 12 लाख रुपए नहीं है। असल में जयपुर में हुए इस बवाल की जड़ में राजस्थान सरकार का एक ऐसा आदेश है जिस पर सियासत गर्म है। कॉकरोच जनता पार्टी ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है स्कूल ठीक करो। प्लान के अनुसार इस कैंपेन के तहत सीजेपी के लोग स्कूलों में जाकर वहां की कमियों को एक्सपोज करेंगे। इस मुहिम के बाद राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में बिना लिखित अनुमति के ना तो एंट्री मिलेगी, ना ही फोटो और वीडियो बनाने की इजाजत होगी। इसके लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेना जरूरी है। आरोप लगे स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय उसकी कमियां न बहा रहा है। इसके लिए सरकार ने फरमान जारी किया। इसके बाद सीजेपी के लोग रामपुरा कंवरपुरा गांव में निरीक्षण करने पहुंचे थे जहां उनके साथ मारपीट की गई। अब सीजेपी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री से 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस पर सियासी फाइट भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों को प्रशिक्षित रखने के लिए और विद्यालय में व्यवधान पैदा करने के लिए बगलू जैसी घटना करना चाहते हैं और वहाँ जाकर के व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। आक्रोश जनता में है, नौजवानों में है, छात्रों में है और सरकार पाबंद कर रही है। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है, स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है। तुगलकी फरमान है, खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है। कांग्रेस के लोग खुद ही सीजेपी का मुखौटा पहन रहे हैं और खुद ही अपने लोगों पर अपने ही ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये जांच का विषय हम जिसके साथ भी मारपीट की गई है हम उनके साथ में हैं। इस सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है और इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। ये भगोड़ी सरकार है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, ये केवल तानाशाही करना चाहती है। सोचिए जरा, बच्चे तबेले में पढ़ने को मजबूर हैं। और एक वो दौर था 2001 का, अगर आपको याद होगा, सर्व शिक्षा अभियान, वाजपेयी जी ने वो जो एक कैंपेन शुरू किया था, मास स्केल पर स्कूल चले हम। अब बात करते हैं वंदे मातरम पर जारी सियासी टकराव की। राजनीति के गलियारों से होता हुआ यह मुद्दा अब बॉलीवुड तक पहुंच गया है। दो अभिनेत्रियां इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रही हैं। एक तरफ है शर्मिला टैगोर, तो उनके सामने है बीजेपी सांसद कंगना रनौत। दरअसल इस मुद्दे पर शर्मिला टैगोर ने बयान दिया कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही गाने चाहिए। उनके बयान के कुछ ही घंटे के बाद कंगना रनौत की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। शर्मिला टैगोर की टिप्पणी का अगला हिस्सा भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए पूरे वंदे मातरम को स्वीकार करना कठिन हो सकता है। वहीं कंगना ने लिखा कि कला और कविता की संकुचित व्याख्या से वो हैरान है। शर्मिला टैगोर के अनुसार कई धार्मिक लोग केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। इस पर कंगना ने लिखा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आना चाहिए। शर्मिला टैगोर ने यह भी जिक्र किया कि कई लोगों के लिए वंदे काली, वंदे दुर्गा कहना कठिन हो सकता है, जबकि कंगना रनौत का तर्क है कि कला की महान रचना को धार्मिक अभ्यास तक सीमित कैसे किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण पर सियासी फाइट भी चल रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देश में बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि बीजेपी का तर्क है कि वंदे मातरम से किसी का ईमान खतरे में नहीं है। जिन्ना नहीं है, जिन्ना की आत्मा किसके अंदर घुस गई है और कौन सी उसको जो है
किस आत्मा को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं। पहली बात, वंदे मातरम से किसी का ईमान खतरे में नहीं, हाँ बेईमान जरूर खतरे में है। ये हिंदू मुस्लिम माइंडसेट, ये आप वो है, ये जो बोलते रहते हैं ना भाजपा के लोग, असली मुद्दा पे बोलो। अब बोलो, हम भी तालियां बजाएंगे आपके लिए। बोलिए ना, बेरोजगारी पे बोलिए, बोलो कि देश के अंदर बच्चों के साथ क्या हो रहा है जंतर मंतर में, बोलिए महिलाओं पे कितना हिंसा बढ़ गई है, ये क्यों नहीं बोलते हैं? Kangana Ranaut does not know anything about Vande Mataram, its history. She does not know that Rabindranath advised that only first two stanzas of Vande Mataram should be sung. He said that in order to preserve Hindu-Muslim unity. बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे की। आज गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में एसएसबी नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हुए एक समारोह में लगभग 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का मकसद सीमा पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाना और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, केंद्रीय गृह सचिव गौरव मोहन, एसएसबी के निदेशक जनरल संजय सिंघल और गृह मंत्रालय के दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने 8 राज्यों और 3 देशों को जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। आप भी देखिए कि आखिर ये चिकन नेक कितना अहम है। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ने वाले इकलौते जमीनी रास्ता है। ये राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है। ये करीब 60 किलोमीटर लंबा और कई जगहों पर 20 से 22 किलोमीटर तक संकरा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी अहम है। सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने में इसकी अहम भूमिका है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यह कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर को 80 से 90% सामान की सप्लाई इसी कॉरिडोर से होती है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि मोदी सरकार त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभेद बना रही है। हम महानिदेशक महोदय से पुनः आग्रह करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है। वैसे इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले की ममता बनर्जी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए, कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए ममता के सामने जमीन की मांग कई बार की। वो 2014 से ही 1129 एकड़ जमीन की मांग कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद ही जमीन का टुकड़ा मिला। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए 560 एकड़ जमीन की जरूरत थी। कई वर्षों तक ममता बनर्जी सरकार ने जमीन नहीं दी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वो दिल से शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो भी मदद चाहिए उसके लिए सिर्फ एक फोन कॉल करना पड़ा।
उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप रुपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। अमित शाह के दौरे में का सबसे अहम हिस्सा कल यानी 22 अगस्त को होने वाली हाई लेवल बैठक होगी। वो खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्रालय, केंद्रीय सुरक्षा बलों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। फिक्र आपकी सेहत की। इस वक्त महाराष्ट्र की गली गली में एक आईएएस अधिकारी का नाम गूंज रहा है, तुकाराम मुंडे। मिलावटखोरों और घटिया सामान बेचने वालों के खिलाफ वो फायर मोड में। एफडीए कमिश्नर के तौर पर उन्होंने अब खाने वाले तेल में मिलावट रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक खाने का तेल अब खुले में नहीं बेचा जा सकेगा। आपको याद होगा पनीर वाला इशू। अब बात है तेल की। तेल की बिक्री सिर्फ सील बंद पैकेट या कंटेनर में ही होगी। पैकेट या कंटेनर पर जरूरी जानकारी और पूरी लेबलिंग होनी चाहिए। जंग लगे या पहले इस्तेमाल किए जा चुके कंटेनरों में तेल भरकर बेचने पर रोक रहेगी। ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा जिसमें पहले मिनरल ऑयल, लुब्रिकेंट, पेंट या किसी केमिकल को रखा गया। रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए भी बड़ा आदेश है। पहले से इस्तेमाल किए गए तेल को बार बार गर्म करके किसी चीज को तलने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तुकाराम मुंडे ने बार बार तेल गर्म करने और उसे दोबारा इस्तेमाल करने को सेहत के लिए रिस्की बताया। बार बार गर्म करने से तेल की गुणवत्ता खराब होने लगती है। जब गर्म तेल लगातार हवा के संपर्क में आता है तो उसमें रासायनिक बदलाव होते हैं। खाना तलते समय उसमें मौजूद नमी और छोटे छोटे कण भी तेल में मिल जाते हैं। तेल को बार बार गर्म और ठंडा करने से हानिकारक ऑक्सीडाइजेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। सोचिए, इन बदलावों के साथ तेल में टीपीसी यानी टोटल पोलर कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ जाती है। सरल शब्दों में समझे तो टीपीसी जितना बढ़ेगा तेल उतना ज्यादा खराब माना जाएगा। टीपीसी अगर 25% से ज्यादा हो जाए तो उस तेल का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं किया जा सकता। बार बार गर्म किया हुआ तेल सिर्फ स्वाद ही नहीं बिगाड़ता बल्कि सेहत के लिए भी खतरा है। बॉडी में ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, ट्रांस फैट्स बढ़ जाते हैं, इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, वहीं लिवर और किडनी पर असर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत होती है, डायबिटीज, मोटापे जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता कैंसर के संभावित जोखिम को लेकर है। खाने के तेल वाले इस अलर्ट से पहले तुकाराम मुंडे लगातार एक्शन मोड में रहे। उन्होंने नकली दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई की, फिर मिलावटी मसाले बेचने वालों पर एक्शन लिया। गंदगी में खाना बनाने वाले कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रेड की। साफ सफाई न रखने वाले क्विक कॉमर्स कंपनियों के स्टोर्स की जांच हुई। अब उनके निशाने पर खाने के खराब तेल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। पिछले एक वर्ष में खाने के तेल के 1247 सैंपल लिए गए, जिनमें 77 सैंपल खराब क्वालिटी के निकले। 13 मामलों में तेल सेहत के लिए बिल्कुल असुरक्षित पाया गया। एफडीए के आदेशों के बाद हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया, इन आदेशों का कितना असर हुआ, इसकी सच्चाई जानी। जो खुला हुआ तेल है, भले वो ऑयल डिपो हो या फिर कोई तेल की होलसेल या रिटेल की दुकान हो, वहाँ पर खुला हुआ तेल नहीं बेचा जा सकता है। एडिबल ऑयल के बारे में हमने कंप्लायंस ऑर्डर इशू किया है। ये इसीलिए किया है कि देयर आर वायलेशंस हमने पाए हैं। ये ऑर्डर का मेन 3 रीज़न थे। एक तो लूज और अनपैकेज ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो सेल हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। TV9 भारतवर्ष करीब 6 से 7 ऐसी दुकानों पर गया जहां पर होलसेल और रिटेल में तेल बेचा जाता है और वहां पर हमें इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं।
यहाँ पर 2 दुकान पर हमें डब्बे में 40 रुपए का तेल मिला है। एक दुकान पर हमें इस तरह से खुला हुआ तेल प्लास्टिक की थैली में दिया गया। आप लोग यहाँ पर कैसे तेल लेते हैं? आपके डब्बे हम लोग देख रहे हैं तेल के। हम लोग पैकिंग तेल लेते हैं, उसमें हम लोग मतलब पूरा जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे को भी तकलीफ नहीं होना मांगता है और खुद अपने को हम लोग भी वही चीज़ खा रहे हैं। तो ओपन मतलब जो पैक जो है वही तेल यूज़ किया जाए, उसके लिए जो आ रहा है निर्णय तो अच्छा है। कितनी बार बदलते हैं तेल? डेली हम लोग बदलते हैं तेल। डेली बदलते हैं तो डेली यहाँ डब्बा आता है डेली। अच्छा, डब्बा डेली आता है। खुला हुआ तेल लेते हैं क्या? नहीं, बता हुआ। देखिए, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये तो बड़े इजी कैच हैं। हमारा तो सवाल उनसे है जो बहुत बड़ी बड़ी फास्ट फूड चेन्स विदेशों से भारत में आई हैं। एक दो के नाम ले ही देता हूं, जो कुछ के तो फ्राइड चिकन होते हैं, कुछ के फ्रेंच फ्राइज होते हैं जो ऑयल रीहीट होता रहता है लगातार, और उसी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है भारत की कई फास्ट फूड चेन्स में भी। क्या उन पर कार्रवाई होगी? एफडीए के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ के मामले में जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जरूरत पड़ने पर संबंधित कारोबार का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। एफडीए ने लोगों से खुले में बिकने वाला तेल नहीं खरीदने की भी अपील की है। तेल खरीदते समय सील, लेबल, बैच नंबर और पैकेजिंग की तारीख देखने की सलाह दी है। यूपी की एक बड़ी सियासी हलचल, जहां इस तस्वीर की चर्चा हर तरफ हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। सब कुछ ठीक रहा तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। सवाल है कि ऐसे मोड़ पर और ऐसे सियासी समीकरण के बाद भी कांग्रेस सांसद के दामाद का समाजवादी पार्टी में जाने का क्या मतलब है? क्या शायान मसूद अपने ससुर इमरान मसूद से नाराज हैं, या फिर उनकी कोई अलग सियासी महत्वाकांक्षा है? असल में कुछ दिन पहले इमरान मसूद ने एक बयान दिया था, कहा था कि 2027 के चुनाव में उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि सूत्रों के अनुसार उनके दामाद शायान मसूद 2027 में बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। खैर, कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी, नाराजगी की वजह बताई, कहा कि वो इमरान मसूद की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए साहब, मैं इमरान मसूद साहब की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। वो अटैक कर रहे हैं अखिलेश जी के ऊपर, अखिलेश जी बीजेपी को हराएंगे, और आप अगर अखिलेश जी पर ही अटैक कर रहे हैं तो उसका मतलब तो यह कि आप सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मेरे और उनके वैचारिक मतभेद हैं और इसीलिए उनको छोड़कर और अखिलेश जी का हाथ थामने का काम करा है। देखिए, एस्ट्यूट पॉलिटिशियन वो होता है जो पॉलिटिकल विंड्स पहले ही भांप ले। अब ये सब क्या था? थिएटर था क्या? खैर, जो पहले वाला वीडियो था, ये नहीं, पहले वाला। सहारनपुर, जहां से इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो पश्चिमी यूपी की अहम सीट है। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं। इसको ध्यान में रखते हुए समीकरण सेट किए जा रहे हैं। लेकिन अब उनके दामाद समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जिसके बाद सवाल है कि इस बदलाव से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, क्योंकि शायान मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के पौत्र और शादान मसूद के पुत्र भी हैं। इसीलिए उनके समाजवादी पार्टी में जाने को सहारनपुर की राजनीति में बस एक राजनीतिक ज्वाइनिंग के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे काजी परिवार के पुराने राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़ा जा रहा है। असल में काजी परिवार में राजनीतिक नज़दीकी और दूरी का लंबा इतिहास रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले परिवार के बीच पुराने मतभेद खत्म हुए थे। इमरान मसूद के समर्थन में परिवार एकजुट हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में शायान मसूद इमरान मसूद के समर्थन में काफ़ी सक्रिय थे। चुनाव प्रचार से लेकर क्षेत्रीय गतिविधियों तक उनकी मौजूदगी चर्चा में रही। लेकिन इस बार ससुर इमरान मसूद से उनकी राजनीतिक दूरी बढ़ चुकी है। 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी में एंट्री हो चुकी है, जबकि बीजेपी इस बदलाव को अपने सियासी फायदे के रूप में देख रही है। कौन किस पार्टी में जाता है ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है। इमरान मसूद सांसद है, उनका कोई परिवार या रिलेटिव समाजवादी पार्टी में गया है, ये उनका अपना फैसला। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा?
लोगों में आक्रोश है समाजवादी पार्टी को लेकर। वैसे फिक्र के लेंस से हमारी नजर इस बात पर भी है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि आज से ठीक 3 दिन पहले 18 अगस्त को सहारनपुर में एक बैठक में इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इसको लेकर भी कई सवाल उठे थे, कई तरह की चर्चाएं हुई थी। हालांकि बाद में दोनों ही तरफ से मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। वैसे बात यूपी की सियासत की हो रही है तो आपको सीएम योगी का एक ऐसा लेटेस्ट बयान बताते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला है और इस हमले के केंद्र में है पाकिस्तान। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यूपी के चुनाव में पाकिस्तान के नाम की सियासी एंट्री। असल में समाजवादी पार्टी इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में पीडीए कार्ड चल रही है। पीडीए में पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित और ए का मतलब है अल्पसंख्यक। लेकिन 5 अगस्त को अखिलेश यादव ने जब ब्राह्मण सम्मेलन किया तो इसमें पी का मतलब पंडित भी जोड़ा था। इस तरह से यूपी के ब्राह्मणों को साधने का प्रयास किया गया था। अखिलेश के इसी दांव पर अब जाकर सीएम योगी ने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम से तीखा जवाब दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी पी की परिभाषा बदलकर पाकिस्तान कर देगी। सीएम योगी के इस बयान पर यूपी में अब सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों ने जवाब दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का कोई नेता कभी पाकिस्तान नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान गए, इसलिए उनको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम। समाजवादी पार्टी का पीडीए का मतलब पी से पिछड़ा है। समाजवादी पार्टी के पी का मतलब पीडीए में पंडित है। वैसे भी योगी जी को मुसलमान और पाकिस्तान इससे अलग कुछ बोलना करना आता नहीं है। उन्होंने तो वैसे भी यहाँ की पुलिस को हत्यारा बना दिया, तो ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया और ये काम हम करने वाले हैं। और आइए अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सफाई दी है। इसकी वजह एथेनॉल नहीं है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में 12% था, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गया। वहीं देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा मक्के से आता है। ऐसे में सरकार का कहना है कि चीनी की महंगाई की वजह एथेनॉल नहीं। वहीं केजरीवाल ने बढ़ोतरी के लिए सरकार की एथेनॉल नीति को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा है कि गन्ने को एथेनॉल में बदलने से चीनी उत्पादन घटा है और दाम बढ़ गए। विशाखापट्टनम में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई, जिसमें जनसंख्या संतुलन, देश में नशे के बढ़ते चलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाज पर पड़ रहे अच्छे और खराब प्रभावों की चर्चा हुई। इस बैठक में जंतर मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट का मुद्दा भी उठा और इसे सिस्टम का फेलियर बताया गया। नीट और अन्य परीक्षाओं में कमियों को दूर करने के साथ सिस्टम को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। अखिलेश यादव और मायावती समेत 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से जैकेट खरीदी गई है। सरकार के 11 मंत्रियों को भी जैकेट दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष की नई टीम के ऐलान के बाद कल 22 अगस्त को पार्टी मुख्यालय में 3 अहम बैठकें होंगी। पहली बैठक में नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय होगा। दूसरी बैठक में पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर मोदी एट 25 कार्यक्रम पर चर्चा होगी। तीसरी बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। जयपुर में राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच यूसीसी बिल पेश किया गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा गेट पर रोके जाने और सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। नालसार विवाद के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उनके कार्यकाल को चुनौती दी गई है। इस पद पर उनके लंबे समय तक बने रहने को चैलेंज किया गया है। बीसीआई के फाइनेंस और लॉ कॉलेज के ऑडिट की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वकीलों को राहत मिली है। अब 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक की न्यायिक सेवा परीक्षा में 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त लागू नहीं होगी। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल ट्रेनिंग और फिर 1 साल क्लर्कशिप करनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए सीधे पीएचडी में जाने का रास्ता खोल दिया। यानी अब मास्टर डिग्री किए बिना भी
योग्य छात्र पीएचडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा 2026 में 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने वाले छात्रों के लिए 2026-27 सत्र में मिलेगी। टाटा मोटर्स की गाड़ियां अब 1 सितंबर से महंगी होने जा रही हैं। कंपनी ने अपनी कारों की कीमत में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कीमतें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की गाड़ियों पर बढ़ेंगी। कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव में यह फैसला लिया गया।